अमीर भाभी गरीब नंद का पहला करवा चौथ। संगीता पंडित से कहती है, देखो पंडित जी, रिश्ता अच्छे घर से दिखाना, ताकि मेरी ननंद अपने ससुराल जाकर खुशी से रह सके। उसे किसी भी चीज की दिक्कत या परेशानी नहीं होनी चाहिए। तभी उसकी सास बोल पड़ती है। अच्छे घर के रिश्ते की बात कर रही हो? यहाँ तो तुम्हारी ननद के लिए कोई लड़का ही नहीं मिल रहा। जिसे भी फोटो भेजो वो ये कहकर रिश्ते के लिए मना कर देता है कि हमारी शगुन बहुत ज्यादा काली है। पता नहीं क्यों लोग काले और गोरे का इतना ज्यादा भेदभाव करते हैं। अरे काले लोग भी तो इंसान ही होते हैं, और मेरी ननद तो स्वभाव से बहुत अच्छी है। तभी वहां शगुन आती है और अपनी भाभी को गले से लगाकर कहती है, इस घर में शादी करके आपको आए हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है, और आप मुझे मेरे परिवार से ज्यादा जानने लगी हो भाभी। आप बहुत अच्छी हो। दोनों ननद भाभी में खूब अच्छा प्यार होता है। वहीं महेश्वरी कई लड़के देखती है, लेकिन हर कोई उसकी बेटी के काले रंग की वजह से रिश्ता तय नहीं करता। इस वजह से वो लोग बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। क्या हुआ माँ, क्यों परेशान हो रही हो? कितने रिश्ते देख लिए, लेकिन कोई भी तेरी बहन को पसंद नहीं कर रहा है। अब मैं क्या करूं बता। भगवान पर भरोसा रखो माँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकित इतना बोलता ही है कि तभी वहां पर पंडित आ जाते हैं और बहुत खुशी से कहते हैं, अरे मुबारक हो, तुम्हारी बेटी के लिए रिश्ता आया है। तुम्हारे घर पर अब तो तुम्हारी बेटी का घर बस जाएगा और वो सुखी सुखी अपने ससुराल चली जाएगी। पंडित रिश्ते के बारे में सभी को बताता है। देखिए, बहुत सारे रिश्ते देखे मैंने, लेकिन उनमें से एक यही रिश्ता बहुत अच्छा है। लोग थोड़े गरीब हैं, लेकिन वहाँ हमारी बिटिया का सम्मान बहुत होगा। और हाँ, थोड़ा दान दहेज भी देना पड़ेगा। पंडित जी, मेरी बेटी की शादी बस अच्छे से होनी चाहिए। मैं दहेज खूब दे दूंगी। आप बस रिश्ते की बात को आगे बढ़ाओ। महेश्वरी की इतना कहने के बाद पंडित दोनों परिवारों में रिश्ते की बात को चलाना शुरू कर देता है। इधर शगुन की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। देखते ही देखते वो दिन भी आ जाता है जिस दिन वो शादी करके अपने ससुराल जाने लगती है। मुझे आप सभी लोगों की बहुत याद आएगी भाभी। आप जैसी सहेली मुझे कभी नहीं मिल पाई। ओहो, रो क्यों रही हो? ससुराल जाकर अपने ससुराल की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझना और खुशी से रहना, और मिलने के लिए यहाँ आते रहना। चलो, अब तुम्हें जाना चाहिए। संगीता ऐसा कहकर अपनी ननद को उसके ससुराल विदा कर देती है, जिसके बाद ससुराल में आते ही उसकी गरीब सास उर्मिला उसका घर प्रवेश करती है। आओ बहू आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। इसे अपना ही घर समझो। घर के अंदर आने के बाद जैसे ही शगुन घर के चारों तरफ देखती है तो वो हैरान रह जाती है। इतने अमीर घराने से होने के बाद भी उसका ससुराल एकदम गरीब होता है। कच्चा मकान, थोड़े बहुत बर्तन और चारपाई। क्या हुआ बहू, कोई परेशानी है? नहीं माँ जी, कोई परेशानी नहीं है। ऐसा कहकर शगुन घर के अंदर आ जाती है, जिसके बाद वो एक तरफ बैठ जाती है। शगुन को अपने ससुराल में आए हुए अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ होता है। तभी उसकी सास उससे कहने लगती है, ओहो, ये शादी के कामों में मेरी कमर बहुत ज्यादा दुखने लगी है। मुझसे तो ये सारे काम होने नहीं वाले। मैं तो बहुत थक गई हूँ। वैसे बहू, तूने आराम कर लिया होगा। तू ही थोड़ी मेरी मदद कर दे, घर की साफ सफाई कर दे। जी माँ जी, आप आराम कीजिए, मैं घर की साफ सफाई कर देती हूँ। शगुन सबसे पहले पूरे घर की साफ सफाई करती है और उसके बाद अपनी सास और पति के लिए खाना बनाती है। आइए, खाना खा लीजिए। छी 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 छी, तुम्हारे इतने गंदे काले हाथों का खाना मैं कभी नहीं खाऊं। तुम्हें लगा भी कैसे कि हम तुम्हारे हाथों का खाना खाएंगे? ये सुनकर शगुन को बहुत बुरा लगता है। वहीं मोहित भी घर से बाहर चला जाता है। अरे बहू, तू मेरे बेटे की बातों का बुरा मत मानना। तेरा रंग काला है ना, और वो दूध की तरह गोरा है, इसलिए ऐसा कर रहा है। लेकिन कुछ दिनों में देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उर्मिला ऐसा कहकर खाना खाने लगती है। काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन मोहित शगुन को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकारता ही नहीं है। ऐसे ही कुछ समय बाद करवा चौथ आने वाला होता है, जिसके चलते शगुन के पास एक नई साड़ी भी नहीं होती है। वो अपनी सास से एक नई साड़ी खरीदने के लिए पैसे मांगती है। माँ जी, मेरे पास एक नई साड़ी नहीं है। आप मुझे एक साड़ी के लिए पैसे दे दीजिए। करवा चौथ आ रहा है।
क्या कहा? नई साड़ी? तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तेरा पैसा तेरे ऊपर ही खर्च थोड़ी करूंगी। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। तभी बीच में मोहित आता है और शगुन का हाथ मोड़कर कहता है, तुझे क्या लगता है कि तुझ जैसी काली कलूटी लड़की को मैं अपने घर की बहू बनाऊंगा या अपनी जिंदगी में हमसफर बनाऊंगा? अरे तुझसे तो केवल इसलिए शादी की है क्योंकि हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा कर्जा था। हम लोग सड़क पर आ रहे थे। तेरा परिवार तेरी शादी के लिए खूब सारा दहेज दे रहा था। बस हमने तो मौके का फायदा उठाया है। ये शादी तो केवल दहेज के लिए हुई है। ऐसा कहकर मोहित शगुन को धक्का दे देता है, जिसके चलते शगुन नीचे गिर जाती है और रोते हुए कहती है, आप लोग इतने लालची हो कि आपने दहेज के चलते मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। अब ये फिल्मी डायलॉग बोलने की जरूरत नहीं है। जा जल्दी से काम पर लग जा। यहाँ शगुन को अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा राज पता चलता है। तो वहीं उसकी भाभी अपने करवा चौथ की तैयारी में लगी होती है। भैया, आप ये कैसी कैसी साड़ियाँ दिखा रहे हो? मुझे सबसे अच्छी और सुंदर साड़ी चाहिए। क्या आपकी दुकान में कोई सबसे अच्छी सुंदर साड़ी नहीं है? दुकान वाला महंगी महंगी और सुंदर साड़ियां निकाल कर दिखाता है, जिसके बाद संगीता उनमें से एक साड़ी पसंद करती है और उसके पैसे देकर साड़ी के मैचिंग की ज्वेलरी, चूड़ियां और बाकी का सामान भी खरीद लेती है। वहीं दूसरी तरफ वो अपनी ननद की सरगी भेजने का सारा सामान भी खरीद लेती है। एक तरफ गरीब नंद होती है जो गरीबी के चलते कुछ नहीं कर पाती, तो वहीं दूसरी तरफ अमीर भाभी होती है जो अपनी पसंद का सब कुछ खरीद लेती है। देखते ही देखते करवा चौथ का दिन भी आ जाता है। आज तो मैं बहुत सुंदर बनकर दिखाऊंगी। उनकी नजर मुझसे हटेगी ही नहीं। संगीता खूब सजती संवरती है, तो वहीं दूसरी तरफ उसकी ननद करवा चौथ वाले दिन भी पुरानी साड़ी पहनती है और घर के सारे काम कर रही होती है। जल्दी से घर के सारे काम कर लेती हूँ, उसके बाद मुझे अपना व्रत भी खोलना है। यहाँ संगीता अपना व्रत खोलने के बाद अपने पति से कहती है, सुनिए जी, आज हमारे साथ साथ हमारी नंद का भी तो पहला करवा चौथ का व्रत है। और पता है, जब से वो गई है ना तो फोन और ना ही वो यहाँ आई है। मेरा उससे मिलने का बहुत मन कर रहा है। चलो उससे मिलने चलते हैं। वैसे तो मैं तुम्हें एक रेस्टोरेंट लेकर जाने वाला था। अगर तुम्हारा मन शगुन से मिलने का है तो चलो उसके घर चलते हैं। दोनों शगुन के घर जाने के लिए निकल जाते हैं, जहाँ शगुन सारे काम निपटाने के बाद तैयार होकर चांद को अर्घ देने पहुंच जाती है। उसके हाथ में पूजा की थाली होती है, लेकिन तभी वहां पर मोहित नशे की हालत में आ जाता है। ये क्या तूने मेरे लिए करवा चौथ का व्रत रखा है? अरे तू तो इस लायक भी नहीं है, काली कलूटी। तू बिल्कुल भी पसंद नहीं है और तू मेरे लिए ये सारा ढोंग करने की जरूरत नहीं है तेरे को। मैं क्या बोला, ये सब मत कर। ऐसा कहकर मोहित करवा चौथ की थाली में हाथ मारकर उसे गिरा देता है और शगुन को एक जोरदार तमाचा मारता है। इसी के चलते वो शगुन का पूरा करवा चौथ बिगाड़ देता है और बेचारी शगुन रोती रह जाती है। यहाँ संगीता और अमित उनके घर का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं। लगता है यही घर है मेरी नंद का। जैसे ही संगीता घर के अंदर घुसती है तो उसे एक चारपाई पर मोहित नशे की हालत में पड़ा हुआ मिलता है, तो दूसरी तरफ एक कोने में उसकी ननद फूट फूट कर रोते हुए नजर आती है, जिसके चलते संगीता सबसे पहले अपनी ननद के पास जाती है। अरे ननन जी, ये क्या हुआ आपको? ये सब क्या चल रहा है यहाँ? भाभी, मुझे यहाँ से लेकर चलो। मैं इस घर में और नहीं रह सकती। मुझे इस घर में नहीं रहना। मुझे यहाँ से ले चलो भाभी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। संगीता अपनी ननद को अपने साथ अपने घर ले आती है। उन लोगों ने मेरा जीना हराम कर दिया भाभी। उन लोगों ने तो ये शादी भी सिर्फ और सिर्फ दहेज के चलते ही की थी। मैं उस इंसान के साथ और नहीं रह सकती। मैं गरीबी बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी कि मेरा पति मुझे पसंद ही नहीं करता, क्योंकि मैं काली हूँ। तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम आज से यही रहोगी मेरे पास, और उन लोगों को मैं छोड़ूंगी नहीं। उन्हें उनकी सजा जरूर मिलेगी। संगीता अगले ही दिन पुलिस में कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद मोहित और उसकी माँ को पुलिस उठाकर ले जाती है और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिलती है। जिसके बाद शगुन अपनी जिंदगी में आगे बढ़ती है और अपने मायके में ही खुशी से रहने लगती है। ये देखिए सुमित्रा जी, जैसा आपने कहा था संदीप के लिए बिल्कुल वैसी ही लड़की का रिश्ता ढूंढ कर लाया हूँ। बड़ी ही सुशील संस्कारी बच्ची है, बस गांव से है। ये तो और भी अच्छी बात है पंडित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बस ऐसे ही एक और सुशील और संस्कारी लड़की मेरे आदि के लिए भी ढूंढ दीजिए। मैं चाहती हूँ कि मेरे दोनों बेटों की शादी एक साथ ही हो जाए।
आप तो जानते हैं मध्यवर्गीय लोगों के लिए ये घर का खर्चा और परिवार चलाना कितना मुश्किल होता है। ऐसे में दोनों बेटों की शादी एक साथ हो जाएगी तो थोड़ा खर्चा बच जाएगा। इतने में आदि अपनी माँ सुमित्रा से हिचकिचाते हुए कहता है, माँ, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। हाँ तो बोल ना आदि बेटा, क्या बात है? माँ, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ। कीर्ति नाम है उसका। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि कीर्ति की जगह मैं अपनी जिंदगी में किसी को नहीं दे सकता। माँ, अगर मैंने अपने दिल की बात बताकर आपका दिल दुखाया है या आपके दिल को ठेस पहुंचाई है तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगता हूँ। ये सुनकर सुमित्रा आंसू भरी आंखों से कहती है, अरे पगले, माँ बाप की खुशी तो बच्चों की खुशी में होती है। तेरी शादी कीर्ति से ही होगी। सुमित्रा पंडित जी के हाथों अपनी गांव की बहू को शादी का शगुन भिजवा देती है और कीर्ति के घर शादी का शगुन लेकर जाती है। इसी के साथ हल्दी मेहंदी की रस्म शुरू हो जाती है। तभी अपनी माँ को हल्दी लगाते हुए देखकर कीर्ति चिढ़कर झाड़ते हुए कहती है, इनफ इज इनफ। क्या यार मम्मी, आप तो मुझ पर ये हल्दी ऐसे घिस रही हो जैसे इसके बिना शादी नहीं होगी। कल ही मैंने मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल करवाया था, फिर से मुझे ब्यूटी पार्लर जाना पड़ेगा। मेरा क्या जा रहा है, आपके ही पैसे भूकेंगे। कीर्ति बेटी, लड़की को शादी की हल्दी लगाना सबसे बड़ी रस्म होती है। आज तू इस एक रस्म में ऐसे नाक चढ़ा रही है, कुछ दिन बाद तू सुमित्रा जी के घर की बहू बन जाएगी। तब तुझे वहां पर पूजा पाठ भी करना पड़ा तो क्या करेगी? ओ प्लीज माँ, मैं ये पूजा पाठ के झंझट में नहीं पड़ने वाली, क्योंकि मैं ये सब नहीं मानती एंड आदि ये जानता है। मगर कीर्ति बेटी, पूजा पाठ तुझे करना होगा और एक बहू का कर्तव्य भी तुझे निभाना होगा, और 2 बातें गम भी खाना पड़ेगा। ऐसे ही रिश्ते चलते हैं। एक तरफ जहां शहर की रहने वाली कीर्ति अपनी शादी की पूजा पाठ और रस्में भी मुंह बनाकर निभाती है, वहीं आइए दिखाते हैं आपको हमारे गांव की फगुनिया की शादी की रस्में, जहां सभी औरतें आंगन में बैठकर उसे हल्दी लगा रही होती हैं। फगुनिया, ला बिटिया हाथ दे, हमहू तो के हल्दी लगाई दे। सभी औरतों को चुप बैठा देखकर फगुनिया टशन में कहती है, अम्मा, हमको तो लागत ही नहीं है कि हमरा ब्याह होवत है और आज हमारी हल्दी की रस्म है। न कोनो सोहर गीत गावत है, न ढोलक बजावत है। ये सुनकर सभी औरतें शादी के सोहर गाने लगती हैं और देखते ही देखते शादी का दिन आ जाता है। जहां फगुनिया अपनी शादी के दिन गांव के हिसाब से पीली साड़ी पहनती है, वहीं कीर्ति बहुत ही महंगा लहंगा पहनकर ब्यूटी पार्लर से रेडी होकर बैंक्वेट हॉल में आती है, जहां पंडित जी मंडप में शादी के मंत्र पढ़ते हैं। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम कुंडलीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। पंडित जी को इस तरह से मंत्र पढ़ता देखकर कीर्ति घमंड से कहती है, पंडित जी, इतने लंबे चौड़े मंत्र पढ़ना जरूरी है क्या? आप शादी शॉर्ट फॉर्म में भी तो निपटा सकते हैं। कीर्ति के ऐसा कहने पर पंडित जी जल्दी जल्दी मंत्र पढ़ने लगते हैं और शादी करा देते हैं, जिसके बाद दोनों गवार और शहरी बहू ससुराल आ जाती हैं, जहां सास आरती की थाली लेकर उनका स्वागत करती है। कीर्ति बहू, फाल्गुनी बहू, तुम्हारा स्वागत है। अरे अम्मा जी, आपको हमारा नाम लेवे माँ मिस्टेकवा हो गई। हमार नाम फाल्गुनी नहीं फगुनिया है, फगुनिया। हद होती है गंवार पने की, कान में घुसकर चिल्लाने का इरादा है क्या? साइड हटो। आदि, आई नीड टू टेक रेस्ट। हमारा कमरा कहाँ है? मैं बता दूंगी बहू, पहले आरती और गृह प्रवेश तो हो जाने दे। दोनों बहुएं गृह प्रवेश करके अंदर जाती हैं और सुमित्रा कहती है, कीर्ति बहू, फगुनिया बहू, कल तुम दोनों का इस घर में पहला दिन है और पहली पूजा भी। मैंने घर में सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है, तो तुम दोनों समय से उठकर सब कुछ देख लेना। फाड़ में जाए ये और इनकी सत्यनारायण भगवान की पूजा। ससुराल की पहली पूजा के लिए अगले दिन फगुनिया 5 बजते ही उठकर कीर्ति का दरवाजा खटखटाती है। देवरानी जी, अरे ओ हमरी शहरी देवरानी जी, केवाड़ी खोलिए ना जी। ये तो घोड़ा गधा बेच के सोई है। चल फगुनिया, तू ही सब कर ले। फगुनिया साफ सफाई में लग जाती है और पूरे घर को गोबर से लीप पोत देती है और फिर आंगन में पूजा की तैयारी करके नहा धोकर पूजा का प्रसाद बनाती है। तभी सुमित्रा जाकर अपनी शहरी बहू को उठाती है। कीर्ति बहू,
आज तुम्हारी ससुराल में पहली पूजा है और तुम अभी तक सो रही हो। जाओ जाकर बड़ी बहू का हाथ बटाओ। ये सुनकर कीर्ति बड़बड़ाते हुए बाहर आती है। सुबह सुबह क्या मुसीबत है यार, पूजा पाठ के झंझट में फंसा दिया है। तभी कीर्ति का पैर आंगन में लीपे हुए गोबर पर फिसल जाता है और वो धड़ाम से गिर जाती है। आउच, मेरी कमर। अरे रे बेचारी देवरानी जी छिटा गई। ये गोबर से आंगन किसने लीपा है? ये शुभ काम हमने किया है। वो आज गर्मा सत्यनारायण भगवान का पूजा है ना देवरानी जी, इसीलिए। ये सुनकर कीर्ति घमंड से कहती है, तुम गांव के गवारों का ना कुछ नहीं हो सकता। तुम्हें क्या लगता है ये जानवर की लैट्रीन से घर लीपने से और पूजा पाठ करने से क्या होगा? कभी मूर्ति पूजते हो, कभी छठ मैया की पूजा करते हो, छपरी गवार कहीं की। गंवार होने का ताना सुनकर फगुनिया की आंखों में आंसू आ जाते। थोड़ी देर में पंडित जी आ जाते हैं और पूजा शुरू हो जाती है। छोटी बहू जल्दी से आ जाओ, पंडित जी आ गए हैं। ये सुनकर कीर्ति बिखरे हुए बालों में बाहर आकर घमंड से कहती है, मम्मी जी मुझे मेकअप करने में अभी टाइम लगेगा, आप लोग पूजा कर लीजिए। वैसे भी मैं ये सब नहीं मानती। सुमित्रा अपनी गांव की बहू के साथ ही पहली पूजा करती है। तभी प्रसाद लेने के समय कीर्ति बाहर आती है। लाओ मेरा हिस्सा। OMG, ये प्रसाद थोड़ी है। ये तुम प्रसाद के नाम पर लोगों को सलाद क्यों बांट रही हो, वो भी आटा गूंथने वाली कटौती में। अब जाकर दिखाइए तुमने अपनी असली गंवारपंती। वैसे मुझे बड़े जोरों की भूख लगी है, नाश्ता तो बना ही नहीं है। फिलहाल के लिए मैं यही खाकर काम चला लूंगी। ये कहकर जैसे ही कीर्ति प्रसाद छीनती है, तभी फगुनिया उसे सुनाते हुए कहती है, देखो देवरानी जी, ये प्रसाद है समझी, भैंसिया का चारा नहीं जो तुमको अकेले चरने को दे दे, सभी को थोड़ा थोड़ा मिलेगा। ये सुनकर शहरी बहू घमंड में फगुनिया को खींचकर थप्पड़ मार देती है। दो कौड़ी की गंवार कहीं की, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे भैंस से कंपेयर करने की? हाँ? इतने में फगुनिया का पति आगे आकर गुस्से से कहता है, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी पर हाथ उठाने की? रुक जा संदीप बेटा, मुझे बात करने दे। छोटी बहू, लगता है तुम्हारे घर में तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें अपनों से बड़ों की इज्जत करना नहीं सिखाया है। मैं कल से तुम्हें देख रही हूँ। पहले तुमने गृह प्रवेश के वक्त रस्मों का अपमान किया, फिर फेरों में तुमने वेद मंत्रों का अपमान किया, और आज इस घर की बहू, इस घर की लक्ष्मी होने के नाते ससुराल में तुम्हारी ये पहली पूजा थी और तुमने इसमें भी ड्रामा लगा दिया। फाल्गुनी बहू एक छोटे से गांव से है, वो तुम्हें गंवार लगती है? फिर तो इतने बड़े शहर से होकर भी तुम्हारी सोच इतनी छोटी है। तब तो तुम भी महागंवार हुई ना। आदि कह दे अपनी पत्नी से, अभी के अभी बहू से माफी मांगे। मैं क्यों माफी मांगू इस गंवार से? हाँ कीर्ति, भाभी से माफी मांगो। ये सुनकर कीर्ति आंसू भरी आंखों के साथ कहती है, व्हाट डू यू मीन आदि, तुम भी ये बात कह रहे हो? क्योंकि तुमसे गलती हुई है कीर्ति। माँ जी, देवर जी, जाने दीजिए, हमको कोनो माफी की जरूरत नहीं है। मगर एक ठो बात कहना चाहते हैं देवरानी जी। झुका हुआ पेड़ ही फलों से भरा होवत है, और हमारा पूजा पाठ करना हमारी गंवारपंती नहीं, बल्कि हमरे अम्मा बाबूजी के दिए संस्कार है। हम गांव से जरूर हैं पर गंवार नहीं। फगुनिया की फटकार से शहरी बहू का सर शर्म से झुक जाता है, जिसके बाद कीर्ति को अपनी माँ की कही बातें याद आती हैं और वो रोते हुए अपनी गलती मानकर माफी मांग लेती है। मुझे माफ कर दो जेठानी जी, घमंड में आकर मैंने आपको सुबह भी कितना सुना दिया था, और अभी जो मैंने किया वो बहुत गलत था। आप भी चाहो तो मुझे थप्पड़ मार लो। कीर्ति को अपनी गलती का एहसास होता देखकर फगुनिया उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद दोनों एक साथ मिलकर अपने ससुराल में हर सुबह की शुरुआत पूजा आरती के साथ किया करती।